हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस का रीजनिंग सेक्शन का मेमोरी बेस्ड। तो इस रीजनिंग सेक्शन के मेमोरी बेस्ड में हमारी 7 पजल्स आई थी, जिसमें से 3 पजल्स मैं आपको आज के सेशन में करवाऊंगी और जो 4 पजल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन की भी मेमोरी बेस्ड अपलोड की हुई है। अगर आप अभी तक आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं उसने बोला क्या है। उसने कहा है कि 3 रोज हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3, और वो कुछ इस तरीके से हैं कि रो 2 जो है वो रो 3 के नॉर्थ में है, रो 1 जो है वो रो 2 के नॉर्थ में है। मतलब 1 2 3 ऐसे रोज बन जाएंगी। 4 लोग बैठे हैं रो 1 में, 8 लोग रो 2 में और 4 लोग ही रो 3 में। जो लोग रो 3 में बैठे हैं वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, जो लोग रो 1 में बैठे हैं वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। पहले 4 लोग जो वेस्ट टू ईस्ट बैठे हैं नॉर्थ रो 2 में वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और जो लास्ट के 4 हैं वो देख रहे हैं साउथ की तरफ। इज दैट ओके? उसके बाद उसने नोट में बोला है कि जितने भी लोग हैं रो 1 के और रो 3 के, वो रो 2 के पर्सन्स को फेस कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे अपनी कंडीशंस। उससे पहले मैं आपको हिंदी में एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कंडीशंस को। कंडीशन शुरू करने से पहले हम एक बार जो इनकी अरेंजमेंट है वो बना लेते हैं कि रोज की अरेंजमेंट होगी कैसे। जैसे कि हमने देखा कि रो 1 रो 2 के नॉर्थ में है और रो 2 रो 3 के नॉर्थ में है, तो मतलब रो 1 रो 2 रो 3 ऐसे आ जाएंगी। अब हमें उसने बोला है कि रो 1 में 4 लोग हैं, रो 2 में 8 लोग हैं, आठ लोग हो गए, एंड रो 3 में भी 4 लोग हैं। अब जो रो 1 वाले हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं, ये जो 4 हैं रो 2 के ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम इनको हम इधर भी तो ले सकते थे, क्योंकि ये वाले जो 4 हैं वो साउथ की तरफ फेस कर रहे थे, और अगर यहाँ पे भी हम साउथ वाले बिठा देंगे तो ये लोग एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचो कि 2 हम इधर बिठा दें 2 हम इधर बिठा दें तो भी नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर वाले तो इनको फेस कर लेंगे, लेकिन जो ये 2 होंगे ये इन 2 को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। जो रो 3 वाले हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि जो रो 1 है और रो 3 है वो रो 2 वालों को फेस कर रहे हैं, तो हमने ये अपनी अरेंजमेंट जो है बना ली है। अब उसने बोला क्या है कि जो ई है वो सेकेंड टू द राइट किसके बैठा है? पी के, और ई के लेफ्ट में कोई भी नहीं है। ठीक है, ई के लेफ्ट में कोई भी नहीं है, और ई बैठा है सेकेंड उस इंसान के सामने जो सेकेंड टू द राइट ऑफ पी है। अगर मैं बोलूँ कि पी नॉर्थ में है तो सेकेंड टू द राइट ये रहा, ई यहाँ पे बैठ जाएगा। इसको हम अपसाइड डाउन भी ले सकते हैं। अब आप पूछोगे अपसाइड डाउन कैसे? अगर ये वाला इंसान है इसके ऊपर कोई रो होती तो ई यहाँ पे आ जाता, मतलब ई पी के ऊपर भी आ सकता है, ऊपर वाली रो में भी आ सकता है और नीचे वाली रो में भी आ सकता है, तो मैंने इसको अपसाइड डाउन एरो दे दिया। अगर पी हमारा दिखता है साउथ में, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट किया तो ई यहाँ पे आ गया और ये वाली कंडीशन बन गई। उसके बाद एक ही जो है पर्सन बैठ रहा है पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में एक इंसान है, 2 इंसान बैठ रहे हैं आर के बीच में और उस इंसान के बीच में जो एफ को फेस कर रहा है। 2 इंसान इसको फेस कर रहा है एफ, इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन किसके लेफ्ट में है कौन किसकी राइट में है, या फिर कौन सी रो में बैठा है। अब उसने बोला है जो डी है वो इमीडिएट राइट एफ के बैठा है। एफ नॉर्थ फेसिंग है तो डी ऐसे, एफ अगर साउथ फेसिंग है तो डी ऐसे। ठीक है, डी जो है किसी भी एंड पर नहीं बैठता है, डी किसी भी एंड पर नहीं बैठता है। क्यू जो है वो सेकेंड टू द राइट किसके बैठता है? जो डी को फेस कर रहा है, डी को ये फेस कर रहा है, क्यू इसके सेकेंड टू द राइट में बैठता है। अगर ये इंसान नॉर्थ फेसिंग है तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अपसाइड डाउन भी आ सकता है, मतलब ये क्यू ऊपर वाली रो में भी आ सकता है। अगर डी के सामने ये इंसान बैठा है, ये साउथ में देख रहा है, तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये भी अपसाइड डाउन आ सकता है। ठीक है, ए जो है वो किसको फेस कर रहा है, जो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। अब क्यू जो है वो नॉर्थ में देख रहा है, मान लो उसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, ए इसके सामने बैठा है। अगर मैं बोलूँ कि क्यू साउथ में है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये, ए यहाँ पे बैठा है। तो ये वाली दो कंडीशंस हमारे पास आ गई हैं और हम इसको अपसाइड डाउन भी ले सकते हैं। ठीक है, जी जो है वो एस को फेस कर रहा है, लेकिन वो किसी भी एंड पर नहीं बैठा है। जी एस को फेस कर रहा है पर वो किसी भी एंड पर नहीं बैठा है। पी जो है वो जी का नेबर नहीं है और के और एस के बीच में सिर्फ एक ही इंसान बैठा है। टी जी का नेबर नहीं है और उसने बोला है के और एस के बीच में एक ही इंसान है, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया। क्योंकि हमें लेफ्ट राइट नहीं पता तो मैंने एरोज लगा दी। के किसको फेस कर रहा है, जो थर्ड टू द राइट बैठा है, एन के। अब देखो, अगर एन जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, इसका थर्ड टू द राइट ये ना, के इसको फेस करेगा। अगर मैं बोलूँ कि एन जो है वो साउथ फेसिंग है, थर्ड टू द राइट, के यहाँ पे, इसकी जो कंडीशन है वैसे बन जाएगी और सेम ही यहाँ पे भी अपसाइड डाउन रहेगा दोनों ही कंडीशंस में। जे और एम एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है और जे डी को फेस नहीं करता है। जे और एम साथ में बैठेंगे और जे डी को फेस नहीं करता है। दो लोग बैठ रहे हैं किनके बीच में, एम और एल के बीच में। एम और एल के बीच में दो, राइट लेफ्ट नहीं पता तो ऐसे कर दिया। उसके बाद उसने बोला है कि दो से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं बी और सी के बीच में और सी एल को फेस नहीं कर रहा है। बी और सी के बीच में दो से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं और सी जो है वो एल को फेस नहीं करता। तो ये हमारी कंडीशंस नोट हो चुकी हैं और लास्ट में उसने बोला है कि सी साउथ फेसिंग नहीं है तो मतलब सी नॉर्थ फेसिंग होगा। अब हमने अपनी सारी कंडीशंस को नोट डाउन कर लिया है तो हम शुरू करेंगे इन कंडीशंस को ऊपर वाली रोज में प्लॉट करना। तो कंडीशंस प्लॉट करने से पहले मैं इंक चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला था कि ई के लेफ्ट में कोई नहीं है। ठीक है, ई के लेफ्ट में अगर कोई नहीं है तो आप रो 1 में देखो, रो 1 में ई कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई नहीं है बिकॉज ही इज साउथ फेसिंग। अगर यहाँ पे देखूँ तो इधर आ जाएगा, इधर देखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, और इधर देखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ई की 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो मैं आपको सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लेके बताऊंगी कि हमारे पास मैक्सिमम कौन कौन सी बन सकती हैं और जो सही आंसर होगा वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ई को लेके देखती हूँ यहाँ पे रो 3 में। ठीक है, अगर ई हमारा यहाँ पे आता है तो उसने यहाँ पे ये वाली कंडीशन में बोला था कि जो पी है उसके सेकेंड टू द राइट में जो इंसान है वो ई को फेस कर रहा है। मतलब ई को जो ये वाला इंसान फेस कर रहा है ये पी के सेकेंड टू द राइट में होना चाहिए। अगर मैं देखूं कि पी यहाँ पे बैठा है तो उसका सेकेंड टू द राइट ये बनता है, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो ये तो सही बन रहा है। यहाँ पे उसने बोला था पी और आर के बीच में एक इंसान है, डन। आर जो है उसके 2 लोग छोड़ के जो तीसरा इंसान है वो एफ को फेस कर रहा है। अगर मैं 2 लोग छोड़ के तीसरा देखूं मतलब ये एफ को फेस करेगा। और यहाँ उसने बोला था एफ के इमीडिएट राइट में डी है, एफ के इमीडिएट राइट में डी है, तो डी यहाँ नहीं आ सकता, मतलब आर यहाँ पे, एफ यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, अब आर यहाँ पे है तो हम यहाँ से भी तो ले सकते हैं 2 इंसान छोड़ के जो तीसरा इंसान है आर के उसके सामने एफ बैठ गया। एफ के इमीडिएट राइट डी है, बिठा दिया। लेकिन यहाँ उसने बोला था डी किसी भी एंड पे नहीं है, मतलब हम लोग पी यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। अगर पी हम लोग यहाँ नहीं ले सकते हैं तो हम लोग पी यहाँ भी तो ले सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है, इसका सेकेंड टू द राइट ये, उसके सामने ई। उससे पहले मैं इस कंडीशन को इरेज कर देती हूँ और हम ये वाली कंडीशन अब बना के देखते हैं कि इसमें हमारा जो है आंसर बनता है या नहीं बनता। ठीक है, अब देखो कि P को हमने इधर ले लिया,
उसने बोला था P और R के बीच में एक गैप है। अगर मैं R को यहाँ बिठाऊं तो हम पहले जो पॉसिबिलिटी हमने अभी अभी ली थी उसमें R को यहाँ पे बिठा के देखा तो पॉसिबिलिटी सही नहीं बन रही थी, मतलब R की पोजीशन यहाँ नहीं होगी। अब R को हम यहाँ पे भी तो ले सकते हैं, एक के गैप में ले लिया। R के 2 लोग छोड़ के जो तीसरा है उसके सामने F बैठा है, बिठा दिया। F की इमीडिएट राइट D है, D को भी बिठा दिया। D किसी एंड पर नहीं आ रहा, वो भी हो गया। अब यहाँ पे देखो D के सामने जो है उसके सेकेंड टू द राइट में Q है। D के सामने जो है ये नॉर्थ फेसिंग है, इसके सेकेंड टू द राइट में Q है, बना दिया Q भी। जो A है Q के इमीडिएट लेफ्ट वाले के सामने है। अब Q का इमीडिएट लेफ्ट तो ये हुआ, बिकॉज ये जो लाइन हो गई ये साउथ फेसिंग हो गई। Q का इमीडिएट लेफ्ट हमारे पास ये हुआ, इसके सामने A वाला बैठा है, बिठा दिया, ये भी हो गया। अब उसने बोला था कि G और S जो है एक दूसरे के सामने बैठ रहे हैं, लेकिन G किसी एंड पर नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं G और S की, तो G और S यहाँ तो नहीं आ सकते बिकॉज G किसी भी एंड पे नहीं है। G और S या तो यहाँ पे आएंगे या फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले G और S को अगर यहाँ लेके देखें, ले लिया। उसने बोला था कि जो G है वो P के साथ में नहीं है, तो G P के साथ में नहीं आ रहा, और K और S के बीच में एक इंसान है। K और S के बीच में एक इंसान यहाँ से नहीं बन सकता, मतलब S यहाँ पे नहीं आएगा, तो G यहाँ पे आ गया, S यहाँ पे आ गया। K और S के बीच में एक इंसान है, एक इंसान यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो G और S यहाँ तो नहीं आ रहे। G और S अगर यहाँ लेके देखें तो G P का नेबर नहीं है, मतलब G इधर आ जाएगा, S इधर आ जाएगा। S और K के बीच में एक इंसान है, आ गया K भी। K की उसने यहाँ पे कंडीशन बोली है कि जो N है उसके थर्ड टू द राइट में जो इंसान है उसके सामने K है, मतलब ये वाला जो इंसान है ये N के थर्ड टू द राइट में होना चाहिए। अब आप देख रहे हो इस रो में सिर्फ यही वाली पोजीशन खाली बच रही है, और अगर मैं इस पोजीशन से देखूं तो ये N का थर्ड टू द लेफ्ट बनता है, राइट नहीं बनता, मतलब ये वाली पूरी कंडीशन गलत हो चुकी है। E हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। अब E जो है मैं रो 2 में लेके देखूंगी, रो 2 में भी वहां लेके देखूंगी जो साउथ फेसिंग होंगे। आई होप आपको इतनी ये वाली जो कंडीशन है वो समझ में आ गई होगी कि हमने इनको कैसे प्लॉट किया। अब रो 2 में साउथ वाली साइड पे हम लोग लेके देखेंगे E को, ठीक है। E को हमने यहाँ पे लिया, P जो है उसका सेकेंड टू द राइट, उसके सामने E। P तो यहाँ आएगा क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई स्पेस है नहीं। P और R के बीच में एक इंसान है, बिठा दिया। R के 2 इंसान छोड़ के जो ये है उसके सामने F बैठेगा, बिठा दिया। F के इमीडिएट राइट में D है, ये साउथ फेसिंग है तो इसका इमीडिएट राइट ये हुआ, D भी आ गया। D किसी एंड पर नहीं है, हो गया। D के सामने जो है उसके सेकेंड टू द राइट में Q है, D के सामने जो है उसके सेकेंड टू द राइट में Q है, हो गई, सही कंडीशन हो गई। जो Q है उसका जो इमीडिएट लेफ्ट है उसके सामने A बैठा है, Q का इमीडिएट लेफ्ट ये हुआ, इसके सामने कौन बैठा है, A बैठा है, ये भी हो गया। G और S एक दूसरे के सामने लेकिन किसी एंड पर नहीं आएंगे, यहाँ तो नहीं आ सकते, सिर्फ यहाँ पे बच रहे हैं, और G P का नेबर नहीं है, तो ये हो गया, हो गया। S और K के बीच में एक इंसान है, ये वाली कंडीशन। उसके बाद बोला है N के थर्ड टू द राइट में जो इंसान है उसके सामने K बैठ रहा है, मतलब ये जो है F ये N का थर्ड टू द राइट होना चाहिए। इधर से तो N का थर्ड टू द राइट नहीं बनता, हम इधर से देख लेते हैं। इधर से अगर बनाए तो 1 2 3 बन गया, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद उसने हमें क्या बोला था कि J और M एक साथ बैठेंगे और J D के सामने नहीं बैठा। अगर J D के सामने नहीं बैठा तो J यहाँ पे, M यहाँ पे, क्योंकि और कोई पोजीशन हमारे पास खाली नहीं बच रही, हो गया। और उसने बोला था कि जो C है, C साउथ को फेस नहीं करता, मतलब C नॉर्थ को फेस करेगा। अगर C नॉर्थ को फेस कर रहा है और C और B के बीच में 2 से ज्यादा इंसान है तो आपको ये पता है कि B साउथ में होना चाहिए, ठीक है। और 2 से ज्यादा इंसान तभी होंगे जब वो एक रो में बैठेंगे, मतलब C और B की जो यहाँ पे अरेंजमेंट होगी वो सेकेंड वाली रो में होगी। C नॉर्थ में है, B साउथ में है, हमारे पास बचा कौन सा, L। लेकिन यहाँ पे लास्ट कंडीशन उसने बोली थी कि C L को फेस नहीं कर रहा, लेकिन इस कंडीशन में C L को फेस कर रहा है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन, ये जो E यहाँ पे लिया था हमने, ये पूरी की पूरी कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है। अब हम देखेंगे एक और कंडीशन बना के यहाँ पे। अब हम E को लेते हैं रो 1 में।
रो 1 में कहाँ पे, इस वाले कॉर्नर पे। फिर देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता। ठीक है, ई को हमने यहाँ पे लिया, पी के सेकेंड टू द राइट के सामने बैठा है ई, तो पी यहाँ पे सेकेंड टू द राइट ई, पी यहाँ पे भी आ सकता है, उसको भी हम लेके देख लेंगे। ठीक है, पी के एक इंसान छोड़ के आर है, आर भी आ गया। आर के दो इंसान के गैप में जो तीसरा है उसके सामने एफ बैठा है, बिठा दिया। एफ के इमीडिएट राइट डी है, लेकिन एफ के इमीडिएट राइट यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है, मतलब आर यहाँ पे नहीं आ सकता, दैट मीन्स पी भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके सामने जो है वो पी का सेकेंड टू द राइट है। अगर मैं यहां से देखूं तो पी का सेकेंड टू द राइट ये बनता है, बनता है। पी और आर के बीच में एक इंसान है, आ गया, पी और आर के बीच में एक हो गया। आर और जो एफ को फेस कर रहा है उसके बीच में दो लोग हैं, मतलब ये दो लोग छोड़ के ये जो इंसान है ये एफ को फेस करेगा। डन। एफ के इमीडिएट राइट डी है, बिठा दिया डी, डी किसी एंड पर नहीं है, ये भी हो गया। डी जिसको फेस कर रहा है उसके सेकेंड टू द राइट में क्यों है, डी जिसको फेस कर रहा है उसके सेकेंड टू द राइट में क्यों है, क्योंकि ये साउथ फेसिंग था तो इसका सेकेंड टू द राइट यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि जो क्यू है उसके इमीडिएट लेफ्ट वाले के सामने ए है। क्यू नॉर्थ फेसिंग है, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये हुआ, इसके सामने कौन आ गया, ए आ गया। डन। जी और एस एक दूसरे के सामने है लेकिन किसी भी एंड पर नहीं है जी, मतलब जी यहाँ नहीं आ सकता, या तो जी एस यहाँ पे आएंगे या फिर जी और एस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अगर मैं जी और एस को यहाँ पे लूं, एस और जी, उसने बोला था कि के और एस के बीच में एक इंसान का गैप है, यहाँ तो नहीं बन रहा, जी को यहाँ लेके देख लेते हैं, एस को यहाँ लेके देख लेते हैं। एक इंसान के गैप में के यहाँ पे भी नहीं बन रहा, तो मतलब जी और एस यहाँ पे नहीं आएंगे। जी और एस यहाँ पे आ सकते हैं लेकिन पी जो है वो जी का नेबर नहीं है तो एस का नेबर हो सकता है। एस और के बीच में एक इंसान है, हो गया। एन के थर्ड टू द राइट जो इंसान है वो के को फेस कर रहा है, मतलब जो एफ है वो एन का थर्ड टू द राइट होना चाहिए। आपको पता है कि ये स्पेस खाली है, अगर मैं एन को यहाँ लिख दूं तो ये एक्चुअली में इसका थर्ड टू द लेफ्ट बनता है, मतलब ये वाली पूरी की पूरी कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है। तो अब आप भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही कंडीशन बच रही है ई वाली, जब हम उसको सेकेंड रो में एक्सट्रीम नॉर्थ एंड पर लेंगे तभी हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी और वही हमारी सही कंडीशन बन पाएगी। तो अब हम इसको लेकर देख लेते हैं। यहाँ पे ई को हमने यहाँ पे लिया, पी के सेकेंड टू द राइट के सामने ई है, पी का सेकेंड टू द राइट उसके सामने ई, समझ में आ गई। पी के एक इंसान छोड़ के आर आता है, आ गया है। आर के दो इंसान छोड़ के जो तीसरा है उसके सामने एफ बैठा है, बैठ गया। कंडीशंस भी याद हो गई अब तो हमें। एफ के इमीडिएट राइट में डी बैठा है, बिठा दिया। डी किसी एंड पर नहीं है, नहीं है। डी जो है उसके सामने जो बैठा है उसके सेकेंड टू द राइट में क्यू है, डी के सामने ये, इसके सेकेंड टू द राइट में क्यू, जो क्यू है उसके इमीडिएट लेफ्ट के सामने ए है, क्यू का इमीडिएट लेफ्ट ये रहा, उसके सामने ए। ओके, ये भी हो गया। जी और एस एक दूसरे के सामने लेकिन किसी एंड पर नहीं है, तो जी और एस यहाँ तो नहीं आ सकते तो यहाँ पे आएंगे, और जी पी का नेबर नहीं है तो जी यहाँ पे, एस यहाँ पे। एस और के बीच में एक इंसान है, बना दिया। अब उसने बोला था कि जो के है वो एन के थर्ड टू द राइट वाले के सामने है, मतलब जो एफ है वो एन के थर्ड टू द राइट होना चाहिए। यहाँ से तो नहीं हो सकता तो यहाँ से होगा। एन का थर्ड टू द राइट ये रहा और के हमारे पास यहाँ पे आ गया। समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद उसने क्या बोला है कि जे और एम एक दूसरे के नेबर्स हैं और जे डी को फेस नहीं कर रहा। अब आपको पता है सिर्फ ये वाली स्पेस खाली बच रही है और जे डी के सामने नहीं बैठा, तो एम बैठ जाएगा। ये भी हो गया। और उसने हमें बोला था एम और एल के बीच में दो इंसान है, ये भी बना दिया। सी जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, बी जो है वो साउथ फेसिंग है और दोनों के बीच में दो से ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। और सी एल को फेस नहीं कर रहा, मतलब ये वाली जो पूरी कंडीशन है ये हमारी सही बन चुकी है और अब हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बनते हैं। तो इसने पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताना है कि ए और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ए ये रहा, जी ये रहा, कितने लोग बैठे हैं? 3। आंसर आ गया सी। उसके बाद उसने बोला है कि सी के सेकेंड टू द राइट में कौन बैठा है, सी के सेकेंड टू द राइट में कौन बैठा है, ये नॉर्थ है तो 1 और 2 डी, ये भी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से 4 एक जैसे हैं, हमें ऑड वन आउट निकालना है। एम और एल एक ही रो में और 2 का गैप है। सी और बी,
सी और बी एक ही रो में और 4 का गैप है। आर और एफ अलग अलग रोज में है, तो ये हमें थोड़ा ऑड वन आउट पहले ही दिख रहा है। ई और डी एक ही रो में और 3 का गैप है। के और एस भी एक ही रो में और 1 का गैप है। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी 3 रोज हैं उसमें ये जो आर और एफ है उसके अलावा सारे एक ही रो में है, तो मतलब यही हमारा ऑड वन आउट निकल चुका है। उसके बाद उसने बोला है कि 4th क्वेश्चन में ऐसा कौन सा पेयर है जो एंड ऑफ द रोज पे बैठा है। बी और एस एस एंड पे नहीं है तो ये नहीं होगा। ई एंड क्यू एंड पे नहीं है तो ये भी नहीं होगा। के एंड जी नहीं होगा क्योंकि जी एंड पर नहीं है। आर और एम दोनों एंड पर है, तो यही हमारा आंसर हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन। ऐसे कितने लोग हैं जो एल के राइट में बैठे हैं। एल हमारा ये रहा, इसका राइट इधर बनता है, इसके राइट में कोई नहीं बैठा तो मतलब नो वन। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 6 लोग हैं, एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उनके अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जर्नल मैनेजर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, और ये इनकी जो है डेजिग्नेशंस है। सीक्वेंस जो है पोस्ट की वो हमें ऐसे ही रखनी है कि जो सीईओ है वो सीएमडी से बड़ा है, सीएमडी एमडी से बड़ा है, एमडी सीएफओ से बड़ा है और सीएफओ एफओ से बड़ा है। तो हमें इसी सीक्वेंस में ही इनके डेजिग्नेशंस को लेना है। उसके बाद बोला गया है कि ये इन्होंने डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन किया है कुछ सालों का, और उनको डिफरेंट सैलरीज मिलती हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी कंडीशंस को। कंडीशंस दिखाने से पहले आपको मैं हिंदी में भी क्वेश्चन शो कर देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख लो और लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो एंड देन सॉल्व भी कर सकते हो। तो अब मैं चलती हूँ इसकी कंडीशंस पे। कंडीशन में सबसे पहले बोला था इसने कि 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं जिनकी जो डेजिग्नेशन है वो उससे कम है जिसकी एनुअल सैलरी 7 लाख है। अब कंडीशन बनाने से पहले आपको पता है कि जो सीईओ है वो किससे बड़ा है, सीएमडी से, सीएमडी एमडी से बड़ा है, एमडी किससे बड़ा है, जीएम से, जीएम किससे बड़ा है, सीएफओ से, और सीएफओ बड़ा है एफओ से। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट होगा ये इसी फॉर्म में चलेगा। ठीक है, हमें अरेंजमेंट इनकी ऐसी करनी है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो इसको मैंने बना लिया है। अब उसने बोला है कि जिसकी सैलरी 7 लाख है, ठीक है, उससे उसके रैंक से सिर्फ 2 पर्सन्स का रैंक ही कम है। यहां पे मैं लिखूंगी एक्सपीरियंस, यहां पे मैं लिखूंगी सैलरी। अगर 7 लाख वाली सैलरी जिसकी है उससे सिर्फ 2 लोगों का डेजिग्नेशन ही कम है, मतलब इन 2 का कम हुआ, तो 7 लाख किसकी सैलरी आ गई, जीएम की। जितनी पोस्ट 14 लाख वाले के ऊपर हैं उतनी ही पोस्ट जिसको 7 ईयर का एक्सपीरियंस है उससे नीचे है। मतलब जिसकी सैलरी 14 लाख है उससे ऊपर जितने लोग आएंगे उतने ही लोग किसके नीचे आएंगे, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एनुअल सैलरी सीईओ की 6 लाख है, तो सीईओ कहाँ पे है, ये रहा, इसकी एनुअल सैलरी 6 लाख। उसके बाद 3 पोस्ट हैं किस किस के बीच में, जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है और जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो 4 साल का और 5 साल का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जिसकी एनुअल सैलरी 14 लाख है उसकी पोस्ट जस्ट हायर किससे है, जिसको 6 साल का एक्सपीरियंस है। 14 लाख वाले की जस्ट हायर किससे है, जिसको 6 साल का एक्सपीरियंस है। और जस्ट लोअर किससे है, जिसको 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये ऐसे बन जाएगा। 2 पोस्ट हैं किन किन के बीच में, जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और जिसको 8 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल और 8 साल वाले के बीच में 2 लोग हैं, तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहां पे लिख ली। जिसकी सैलरी 5 लाख है उसकी पोस्ट किससे बड़ी है, जिसकी सैलरी 9 लाख है। 5 लाख वाले की पोस्ट 9 लाख वाले से बड़ी है, और किससे कम है,
जिसकी सैलरी 4 लाख है, इससे कम है और इससे ज्यादा है। जिसकी सैलरी 9 लाख है उसको 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास मैक्सिमम गैप्स कहाँ पे फिल हो सकते हैं, इस वाली कंडीशन से हो सकते हैं फिल, तो हम इसी कंडीशन को लेकर चलते हैं पहले। ठीक है, अगर सपोज करो कि हम लोग अपना जो रफ वर्क है वो इधर कर लेते हैं एक्सपीरियंस का। ठीक है, सपोज करो कि मैं 4 को यहाँ लिखती हूँ तो 3 का गैप देके 5 जिसको साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला था कि 3 साल वाले और 8 साल वाले के बीच में 2 का गैप है। अगर 3 साल वाले और 8 साल वाले के बीच में 2 का गैप है, 3 को यहाँ रखो, 2 के गैप से 8 यहाँ पे नहीं आ सकता, 3 को यहाँ पे रखो, 8 2 के गैप से यहाँ पे आ सकता है, और तो कहीं इसकी कंडीशन बनेगी नहीं, मतलब 3 और 8 यहाँ पे आ सकते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे। अब आप ये देख सकते हो कि जो 8 साल वाला है उसके नीचे एटलीस्ट 2 डेजिग्नेशंस तो खाली होने चाहिए, इसके नीचे कुछ भी खाली नहीं है तो 8 वाला यहाँ नहीं आएगा, मतलब 8 इधर ले लेते हैं और 3 इधर ले लेते हैं, इसके नीचे 3 डेजिग्नेशंस आ रही हैं क्योंकि हमें ये बोला गया था कि एकदम ऊपर नीचे ये 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो उस वजह से हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो कैंसिल आउट हो गई थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और कौन सी कंडीशन बच रही है कि जो 8 लाख वाला है उसके जस्ट बाद 14 लाख वाला है, तो 14 लाख यहाँ नहीं आ सकता, मतलब ये वाली पूरी की पूरी कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई, 4 और 5 वाली। अब मैं 4 को यहाँ और 5 को यहाँ लेके देखती हूँ। ठीक है, 4 को यहाँ और 5 को जब मैंने यहाँ पे लिया, हमें 3 और 8 की और अरेंजमेंट करनी है। 3 साल वाला अगर यहाँ आ रहा है तो 1 2 8 साल वाला यहाँ पे आ जाएगा, 3 साल वाला अगर यहाँ आता है तो 1 और 2 8 साल वाला यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब और कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ठीक है, तो 3 को एक बार हमने ऊपर ले लिया, 8 को नीचे ले लिया। अब जिसको 8 साल का एक्सपीरियंस है उसके जस्ट बाद 14 लाख वाला आ रहा है और उसके जस्ट नीचे 6 साल वाला आ रहा है, तो यहाँ पे तो 6 साल वाला नहीं आ रहा, मतलब 8 यहाँ पे नहीं आएगा। अगर 3 साल वाला यहाँ आता है, 8 साल वाला यहाँ आता है, तो 8 के जस्ट बाद कौन आया, 14 लाख। ठीक है, और 8 के जस्ट बाद 14 लाख, 14 लाख के जस्ट नीचे कौन आया, 6 साल वाला। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ से हमारी फुलफिल हो गई। और उसने बोला था कि जितने लोग 14 लाख से ऊपर हैं, मतलब एक डेजिग्नेशन, उतने ही 7 साल वाले से नीचे हैं। अगर 7 साल वाले से नीचे की एक डेजिग्नेशन है, मतलब सिर्फ एफओ ही होगा जो 7 साल वाले से नीचे होगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये भी हो गया। अब उसने एक कंडीशन हमें और क्या बोली थी कि जो 4 लाख वाला है उसकी डेजिग्नेशन 5 लाख वाले से ऊंची है, और जो 5 लाख वाला है उसकी डेजिग्नेशन 9 लाख वाले से ऊंची है। तो 4 लाख तो यहाँ पे आ सकता है, 5 लाख यहाँ पे आ सकता है और 9 लाख यहाँ पे आ सकता है, और तो कहीं नहीं आ सकता। समझ में आ गई इतनी बात? तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है, इससे हमारी सारी की सारी जो हमने यहाँ पे कंडीशंस नोट करी थी वो हमारी सारी की सारी फुलफिल हो गई। और लास्ट में ये भी हमारे पास कंडीशन बची थी कि 9 लाख वाले को 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये यहाँ से भी फुलफिल हो गई। मतलब हमारी यहाँ पे हमारा सोल्यूशन बन चुका है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और बन सकती थी, जो 5 और 4, मतलब अगर आप 5 साल वाले को ऊपर लो और 4 साल वाले को नीचे लो, उससे अगर आप बनाओगे तो आपकी पॉसिबिलिटीज कैंसिल आउट होती जाएंगी अपने आप, क्योंकि हमारा आंसर इसी पॉसिबिलिटी से ही बना था। तो क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बना के दिखाऊंगी, तो मैं आपको ये वाली भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना के दिखाऊंगी कि हमारे पास अगर हम इससे करते तो हमारे पास क्या आंसर आता। ठीक है, हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि हमारे पास टोटल क्या क्या चीजें यहाँ पे बन रही हैं। तो हमारे पास इतना ही था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अगर 5 और 4 वाले लें यहां से, तो 5 इधर आ जाएगा, 3 के गैप में 4 इधर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब 3 और 8 नीचे तो नहीं आ सकता, 3 2 के गैप में 8 और 2 के गैप में 3, इतना बन गया।
8 के जस्ट बाद 14 लाख वाला नहीं आ रहा है यहाँ पे। 5 को यहाँ लेके देख लो, 1 2 3, 4 को यहाँ लेके देख लो, 3 और 8 ना, तो 8 1 2 3, 8 के जस्ट बाद 14 लाख वाला आ गया। जितने 14 लाख से ऊपर उतने ही 7 साल से नीचे है, ये भी हो गया। और उसने क्या बोला था, 8 के जस्ट बाद 14, 14 के जस्ट बाद कौन था, 6 साल वाला। लास्ट कंडीशन में उसने हमें ये बोला था 4 लाख वाले से नीचे है 5 लाख वाला और 5 लाख वाले से नीचे है 9 लाख वाला। तो यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे 9 लाख। और उसने बोला था कि 9 लाख वाले को 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो चुकी है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज लेके बता दी। एक पॉसिबिलिटी सिर्फ यहाँ पे बचती है कि अगर हम 3 को यहाँ पे ले लें और 8 को यहाँ पे ले लें, वो आप खुद से बना लेना, खुद से ट्राई कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब मैं चलती हूँ इनके सॉल्यूशंस पे। पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि किसकी सैलरी सबसे लोएस्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे लोएस्ट किसकी है, एमडी की। और हमें ऑप्शंस में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है जिसका एक्सपीरियंस 6 साल का है, तो हमारा ऑप्शन बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जीएम को कितने साल का एक्सपीरियंस है, जीएम को 3 साल का एक्सपीरियंस है, हमारा आंसर बन जाता है ए। कितने लोग हैं जो किससे सीनियर हैं, जिसकी सैलरी एनुअल सैलरी 14 लाख है। 14 लाख वाले से सीनियर कितने हो गए, सिर्फ एक मतलब सीईओ, सिर्फ सीईओ सीनियर है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एनुअल सैलरी सीएफओ की कितनी है, 5 लाख, बी इज आवर आंसर। हमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है। सीएमडी 4 लाख नहीं, सीएमडी 14 लाख है। जीएम 7 लाख, जीएम 7 साल, जीएम 7 साल नहीं 3 साल है। एमडी 6 लाख, एमडी 6 लाख नहीं है। सीएफओ 5 लाख, सीएफओ 5 लाख है, तो यही हमारा आंसर बन चुका है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप ये देख लीजिए और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि 8 लोग हैं, वो एक रो में बैठे हैं जो नॉर्थ फेसिंग है, सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। सिर्फ 2 लोग किसकी राइट में बैठते हैं, ए की राइट में। ए की राइट में सिर्फ 2 लोग हैं और टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 लोग हैं, मतलब 3 लोग की अरेंजमेंट हो गई, तो बाकी के लोग इधर आएंगे। 1 2 3 4 5, 8 लोग की अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। 2 लोग बैठे हैं ए और बी के बीच में, बिठा दिए। 3 लोग बैठे हैं सी और जी के बीच में, ठीक है। सी यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 3, जी आ सकता है यहाँ पे, पहले ये लेके देख लेते हैं। और उसने बोला है ई और जी जो है वो बी के इमीडिएट नेबर है। अगर बी के इमीडिएट नेबर है तो जी यहाँ पे आएगा। जी के 3 के गैप में सी है, 1 2 and 3। सी यहाँ नहीं आ सकता, मतलब जी यहाँ पे भी नहीं आएगा। जी अगर यहाँ पे बिठाएं 1 2 and 3, सी यहाँ पे आ गया और ई और जी बी के इमीडिएट नेबर्स हैं। डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है ई के, डी इमीडिएट लेफ्ट है ई के, बना दिया। एफ जो है सेकंड टू द राइट है एच के, एच के सेकंड टू द राइट कौन आ गया, एफ। तो हमारे पास ये हमारी जो है आंसर हमारा बन चुका है। तो इसमें हमारा एक ही क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि कितने लोग हैं वो जी के राइट में बैठे हैं, 1 2 3 and 4। तो 4 लोग हैं जो जी के राइट में बैठे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस करा दिए हैं विद ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ही छोड़ी थी मैंने लास्ट क्वेश्चन में, वो आप खुद बना के देख सकते हैं। आई होप मैंने क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखो। सो गुड लक एंड स्टे हैप्पी।